तो जब आप स्ट्रोक करेंगे, समान वायु के साथ-साथ ये उदान वायु को भी बैलेंस करेगा और अपान वायु को भी बैलेंस करेगा, ओके? और उसके साथ-साथ जब आप स्ट्रोकिंग करते-करते चेक करेंगे कि चेस्ट के आसपास कोई स्टिफनेस, कोई लॉक तो नहीं है, बॉडी टाइट तो नहीं है, चेस्ट रिलैक्स्ड है, चेस्ट का पीछे का एरिया रिलैक्स्ड है, तो इसका मतलब प्राणवायु भी बैलेंस्ड है। तो जब आप स्ट्रोकिंग करें, समान वायु बैलेंस होगी, पेट के आसपास की मसल रिलैक्स होकर स्ट्रोकिंग करेंगे तो समान वायु बैलेंस होगी। समान वायु बैलेंस होने के बाद आप अपने चेस्ट का एरिया का आसपास देखिए, चेस्ट रिलैक्स्ड है, तो यानी कि प्राणवायु भी आपकी बैलेंस हो गई। फिर आप देखिए कोई डकार-वकार तो नहीं आ रही है, डकार अच्छे से मार लेंगे, चेक कर लेंगे नेक का एरिया रिलैक्स्ड है, तो आपकी उदान वायु भी बैलेंस है। आप देखें गैस तो नहीं बन रही, आराम से बैठ के चेक करेंगे, बैक के आसपास कोई स्टिफनेस तो नहीं है। तो जब आप ये सब चेक कर लेंगे तो आपकी सारी वायु बैलेंस होगी और कोई भी अनवांटेड एयर अंदर नहीं रहेगी। तो जब आप नए तरीके से ब्रीदिंग डिसिप्लिन करेंगे, नए तरीके से एयर को इन एंड आउट फ्लो कराएँगे, तो बॉडी उसको ज़्यादा से अच्छे तरीके से समझ पाएगी और अच्छे तरीके से आपको उसका फ़ायदा दे पाएगी। ठीक है? तो ना स्टोकिंग करना क्यों ज़रूरी है? ताकि आपका एयर सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, आपकी उदान वायु, अपान वायु, समान वायु, प्राण वायु बैलेंस रहे, वायु का सर्कुलेशन अच्छा रहे। उसके अलावा नाभि से 72,000 नर्व्स गुजरती हैं। यहाँ पे नर्व्स का मतलब दिखने वाली नाड़ियाँ नहीं, अदृश्य एनर्जी जो ट्रैवल करती है। मान लिया कोई अप एंड डायगोनल, कोई वर्टिकल, कोई पैरेलल, तो नाभि से ऐसे अलग-अलग तरीके से एनर्जी फ्लो करती है। वो अगर आप बच्चे का स्ट्रोक करेंगे तो वो एनर्जी भी आपकी बैलेंस्ड होंगी, रेगुलेट होंगी। इसके साथ-साथ आपके जो एनर्जी चैनल हैं, उसमें से एक एनर्जी चैनल जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र, वो भी नाभि के आसपास है, वो भी आपका रेगुलेट होगा। बैक की मसाज होगी, अब बैक के आसपास स्टिफनेस नहीं होगी, तो आप अच्छे से बैक को फ्लेक्स कर पाएँगे ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट के लिए। तो इसलिए आपको भस्त्रिका स्ट्रोक करना है, आपको अपनी नाड़ियों को, आपको अपनी वायु को, आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स्ड और पूरी तरीके से तैयार कर लेना है प्राणायाम के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से आपने अपनी बॉडी को पूरा रेडी करना है। उसके बाद आता है 5th पॉइंट। देखिए 5th पॉइंट क्या है, अगर अब जब आपने ये कर लिया, भस्त्रिका स्ट्रोक कर लिया, अब आप रेडी हैं प्राणायाम करने के लिए। 4 स्टेप्स, ब्रीथिंग पैटर्न चेक किया, फास्ट है तो उसको मॉडरेट किया, स्लो है तो उसको हाई करके मॉडरेट किया। तो कैसे करेंगे? डीप ब्रीथिंग सीखेंगे, डीप ब्रीथिंग सीखी, डीप ब्रीथिंग सीख के आपकी बॉडी रेगुलेट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद नेज़ल चेक किया, जो एक्टिव नेज़ल है उसको बंद करके इनएक्टिव को अटेंशन दिया, दोनों नेज़ल को रेगुलेट किया। फिर आपने वायु को चेक किया, भस्त्रिका स्ट्रोक करके पाँचों वायु को आपने बैलेंस किया। जब ये सब चीज़ हो जाएँगी, अब आपकी बॉडी रेडी है प्राणायाम के लिए। अब आप प्राणायाम करिए। आपको लगता है आपकी बॉडी हीट डोमिनेटेड है तो सॉफ्ट प्राणायाम कीजिए, आपको लगता है कोल्ड डोमिनेटेड है तो इंटेंस प्राणायाम से शुरू करिए, ठीक है? वो मैं आपको बताऊँगा अब आगे आने वाली सीरीज़ में कि कैसे आपको प्राणायाम चूज़ करने हैं। आज मुझे आपको बताना है कि प्राणायाम के लिए तैयारी क्या-क्या होनी चाहिए और क्या-क्या सेफ्टी पैरामीटर्स आपको रखने हैं। अब आते हैं 5th इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। मान लिया इन सब चीज़ों के बाद आपने कोई प्राणायाम किया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वो प्राणायाम से आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? या फिर वो प्राणायाम आपको अभी करना है या नहीं? क्या आपकी बॉडी अभी आज के टाइम पे उसके लिए रेडी है या नहीं? या वो फ्यूचर में करना है, अभी बॉडी रेडी नहीं है? ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको देखना नहीं आता, समझना नहीं आता, तो फिर ये तो वही बात हो गई अंधेरे में तीर मारना। अब ऐसा तो नहीं करेंगे। अब कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके एविडेंस भी आपके पास होनी चाहिए, उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। उसको कैसे चेक किया जाए, वो फ़ायदा हो रहा है, नुकसान, ये भी आपको चेक करना आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक और तरीका निकाला है, जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी प्राणायाम आपको फ़ायदा कर रहा है या फिर नुकसान कर रहा है, या फिर नुकसान नहीं, अभी आप उसकी बॉडी आपकी उसके लिए तैयार नहीं है, आपको उसको अभी नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में आपको उसको करना चाहिए। कैसे उसको फ्यूचर में अडॉप्ट करना चाहिए, ये मैं बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। देखिए जब आप भस्त्रिका स्ट्रोक करेंगे, तो आपको ना एकदम से बीच में स्ट्रोक रोक देना है, ना ब्रीथ इन करना है, ना ब्रीथ आउट करना है। कुछ समय के लिए बिना ब्रीथ इन, बिना ब्रीथ आउट के रहना है और ये देखना है
कि बिना ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के आप कितनी देर सस्टेन कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टॉप वॉच लगा के स्टॉप वॉच में देखिए, बट वो तरीका थोड़ा डिपेंडेंसी दिखाएगा, तो उसको हटा दीजिए। आप काउंट करिए अंदर ही अंदर। तो जैसे मैंने स्ट्रोक किया, अब मैं सडनली रोकता हूँ, अब मैं काउंट कर रहा हूँ। तो आपको काउंट करना है। मेरा आया था 71। तो मैंने क्या-क्या स्ट्रोक्स किए, स्ट्रोक्स करते-करते सडनली उसको रोका और फिर मैंने काउंट किया कि कितनी देर में बिना ऑक्सीजन इन्हेल किए, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किए रह सकता हूँ। जैसे ही मुझे सफोकेशन हुआ तो मैंने 3 बार ब्रीथ इन करते हुए हाथ ऊपर किया, ब्रीथ आउट करते हुए हाथ डाउन। क्यों करेंगे ऐसा? अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको। आप लोगों ने ऑक्सीमीटर के बारे में सुना होगा। ऑक्सीमीटर, 2 तरीके से ऑक्सीमीटर का मतलब होता है एक ऐसा पैरामीटर जिससे आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकें, कि आपकी ब्लड में कितनी ऑक्सीजन सैचुरेटेड है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, ये पता कर सकें। तो 2 तरीके के डिवाइस हैं जिससे आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हैं। एक तो है अ, ऑक्सीमीटर जिसको बोलते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर। तो उसको क्या करते हैं, एक छोटा-सा डिवाइस होता है, उसपे आप अपने फिंगर को रख के या फिर उसको आप ईयरलोब को उसके बीच में रख के या फिर अपने पैर के अंगूठे को उसमें रख के आप क्या करते हैं, उसमें डिजिटल मीटर रहता है एक, तो उसमें काउंट आता है। तो उस काउंट के बेस पे ये देखा जाता है कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ऑक्सीजन का क्या लेवल है। तो ये क्या करता है, ये पल्स ऑक्सीमीटर कैसे, ये नॉन इन्वेसिव डिवाइस है, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं होता है। हालाँकि हल्का-सा इंफ्रारेड जो किरणें हैं वो आपकी स्किन को पियर्स करके ब्लड में जाती हैं। ब्लड में जाके वो रेड ब्लड सेल्स को काउंट करती हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो इस तरीके से ये डिवाइस आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बताती है। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर है, इससे आपको ये पता चलता है कि आपके ब्लड में कितनी ऑक्सीजन सैचुरेटेड है। इसके अलावा एक है इन्वेसिव डिवाइस, जिसमें क्या होता है, थोड़ा आपकी आर्टरी में से ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, फिर वो ब्लड सैंपल आपके लैब में जाते हैं। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, वो वहाँ जाके उसका टेस्ट करते हैं। तो फिर उससे आप ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का क्या लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लेवल है और पीएच लेवल कैसा है। उसको बोलते हैं एबीजी टेस्ट, आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आपको ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कैसा है। अगर 90 से 100 के बीच में है तो सेफ है, 95 और 100 तक है तो वो तो बहुत ही अच्छा है। 90 से नीचे थोड़ा फिर ये है कि ऑक्सीजन लेवल कम है, वही हाइपोवेंटिलेशन। तो फिर उसके लिए आप अलग-अलग तरीके से प्राणायाम करके ऑक्सीजन कैसे मिलती है, पानी पी के, हो सकता है पानी का इंटेक कम है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम है। इंडोर ज़्यादा रहते हैं, आउटडोर नहीं जाते हैं, आउटर एक्सपोज़र नहीं है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है। स्लीप प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो सकता है, ठीक है? तो बहुत सारे रीज़न हैं। तो वो ज़्यादा वेट होने की वजह से भी ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो सकता है। तो ये 2 डिवाइस है जिससे आपको ये पता चलता है कि बॉडी में ऑक्सीजन कितनी है। तो जितनी, अगर आपकी बॉडी में पर्याप्त ऑक्सीजन रहेगी तो वो अच्छा है, आपका ब्लड एल्केलिक रहेगा, एसिडिक एलिमेंट आपके बॉडी में से कम होंगे। तो प प्राणायाम इसीलिए तो आप कर रहे हो, ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ना बढ़े और दोनों का लेवल बना रहे। लेकिन योगा बोलता है कि हमारी किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है और अगर आप बार-बार वो ब्लड सैंपल देके ये टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं, एबीजी टेस्ट, ताकि आपको पता चले कि आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन है। क्या कोई ऐसा नेचुरल मैकेनिज़्म है जिससे हम ये पता कर सकें कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कितनी है? ये पता तो नहीं चल पाएगा उससे, बट इतना पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है। तो उसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है अपनी रिसर्च से। हमारी
बॉडी में एक सेंसरी ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं कैरोटिड बॉडी। ये कैरोटिड बॉडी जो है ये एक आर्टरी होती है, कैरोटिड कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसके बाइफरकेशन मतलब जहाँ से वो कैरोटिड आर्टरी 2 हिस्सों में बँटती है, उसके बाइफरकेशन वाले पॉइंट पे होता है। तो ये जो कैरोटिड बॉडी है ये कीमो रिसेप्टर का काम करता है। कीमो रिसेप्टर मतलब एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन जो शरीर का जो मैसेज है वो ब्रेन को पहुंचाता है। कौन सा मैसेज? जब शरीर में ऑक्सीजन का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है तो ये कैरोटिड बॉडी ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है और फिर ब्रेन शरीर को मैसेज पहुंचाता है कि हाउ टू बैलेंस इट। अब कैसे पता करें कि ये कैरोटिड बॉडी कहाँ है? तो आपको क्या करना है, अपनी 2 फिंगर्स लेनी है, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। इसको गले के बीच में यहाँ पीछे दबाना है, जॉ लाइन के बीच में, और अंदर प्रेस करना है। देखिए मुझे मिल गया है। इसको देख लीजिए। तो आपको ये है कैरोटिड बॉडी। तो ये कैरोटिड बॉडी कैसे पता चलेगा आपको कि यहाँ पे कोई सेंसरी ऑर्गन है? ये हार्ट बीट की रिदम में पंप करता है। आपकी बॉडी में एक तो कैरोटिड बॉडी, दूसरा रेडियल आर्टरी। मैंने इससे पहले बताया हुआ है रेडियल आर्टरी के बारे में, अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे होंगे। दोनों हाथों में आपकी रेडियल आर्टरी होती है। ये 3 चीजें, आपकी हार्ट बीट, आपकी कैरोटिड बॉडी और रेडियल आर्टरी एक ही रिदम में पंप करते हैं। हार्ट बीट बढ़ेगी तो यहाँ भी बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ेगी तो यहाँ भी प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है? तो ये जो कैरोटिड बॉडी है ये हार्ट बीट की तरह पंप करती है, और जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है तो ब्रेन को मैसेज देती है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो मैंने बोला कि होल्ड करना है और फिर 3 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, यहाँ पे हम इस कैरोटिड बॉडी की मदद से ये चेक कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। अब आपको ये देखना है कि आपने भस्त्रिका स्ट्रोक किया, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर किया, फिर कोई प्राणायाम किया। प्राणायाम करने के बाद आपको क्या करना है, वापस भस्त्रिका स्ट्रोक करना है। सॉरी, प्राणायाम करने के बाद आपको वापस डीप ब्रीदिंग करनी है और ब्रीद आउट। यस, ये भस्त्रिका स्ट्रोक कब होगा? जब पूरा पेट आपका खाली होके अंदर चला जाए, वहां से भस्त्रिका स्ट्रोक शुरू होगा। कभी भी भस्त्रिका स्ट्रोक में बॉडी में एयर नहीं होनी चाहिए। बॉडी में को जितना खाली करके भस्त्रिका स्ट्रोक करेंगे उतना नेचुरल, उतना अच्छा आएगा। जैसे ही पेट पूरा अंदर गया, भस्त्रिका स्ट्रोक करेंगे। जैसे ही आपने भस्त्रिका स्ट्रोक किया और आपने चेक किया एयर बैलेंस है, एयर बैलेंस कैसे पता चलेगा? देख लीजिए, पेट रिलैक्स्ड है, बैक रिलैक्स्ड है, चेस्ट रिलैक्स्ड है, शोल्डर रिलैक्स्ड है, नेक रिलैक्स्ड है। इसका मतलब सारी वायु बैलेंस्ड है, तो एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया। तो आप सडनली स्ट्रोक को रोक देंगे। अब यहाँ पे स्ट्रोक को रोकने के बाद आप काउंट करेंगे, और जैसे ही आपको सफोकेशन फील होगा आप ब्रीद इन करेंगे 3 बार एंड ब्रीद आउट करेंगे, और आपको जो काउंट मिलेगा वो कहलाएगा आपका ऑक्सीमीटर काउंट। ये आपके बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है जिसके बेस पे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कितनी है। वहां पे डिजिट में था, यहाँ पे काउंट में है। तो आपको क्या करना है, तो ये क्या होगा, जब आप बच्चे का स्ट्रोक करने के बाद होल्ड करेंगे, ना ब्रीद इन करेंगे ना ब्रीद आउट करेंगे, तो धीरे धीरे जो बॉडी की ऑक्सीजन है वो यूज करेंगे आप, उसके बेस पे आप सस्टेन करेंगे। तो आप काउंट करेंगे 30, 40, 50, 60, और जैसे सफोकेशन होगा, वो सफोकेशन का मतलब क्या है, कैरोटिड बॉडी ने ब्रेन को मैसेज दे दिया है कि ऑक्सीजन का लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, तो ब्रेन ने बॉडी को मैसेज दे दिया सफोकेशन फील करा के, और जैसे आपको सफोकेशन फील हुआ, आपने 3 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करके प्रॉपर ऑक्सीजन वापस सप्लाई कर दी, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करके वापस ब्रीद इन ब्रीद आउट से रेगुलेट कर दिया। तो यहाँ पे आपने कैरोटिड बॉडी की मदद से, ब्रेन एंड बॉडी के सिंक्रोनाइजेशन की मदद से ये चेक कर लिया कि कितनी देर मैं बिना ऑक्सीजन के सस्टेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जितनी देर आप ऑक्सीजन के सस्टेन करेंगे उस काउंट को दिमाग में बैठा लीजिए। मेरा आज 70 काउंट आया, इसका मतलब है 70 इज माई ऑक्सीमीटर काउंट फॉर टुडे। तो अब जब भी आप कोई प्राणायाम करेंगे उसके बाद डीप ब्रीदिंग और भस्त्रिका स्ट्रोक करेंगे, और आप ये देखेंगे कि आपका ऑक्सीमीटर काउंट कितना आया। अगर वो ऑक्सीमीटर काउंट ऊपर की ओर जा रहा है तो यानी कि उस प्राणायाम से आपकी बॉडी को फायदा हो रहा है, और अगर उसकी वजह से ऑक्सीमीटर का काउंट नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि वो प्राणायाम अभी आपकी बॉडी के लिए नहीं है, आपको अभी उस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। आप ऑलरेडी जब नेजल चेक करेंगे और आप देख लेंगे हीट डोमिनेटेड है तो कोल्ड प्राणायाम करेंगे, कोल्ड डोमिनेट तो हीट वाले प्राणायाम करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये रिदम कैसे बनाना है, सब सिंक्रोनाइज्ड है। हीट एंड कोल्ड चेक कर लिया, फिर कोल्ड, अगर कोल्ड ज़्यादा है तो हीट वाले प्राणायाम कर लिया, फिर ऑक्सीमीटर से चेक कर लिया।
तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, हीट एंड कोल्ड वाला रिदम भी बैठ रहा है, फिर ऑक्सीमीटर से मैं चेक भी कर रहा हूँ, तो प्राणायाम को अच्छे से आप चेक कर रहे हो, कौन-कौन से प्राणायाम को कब करने हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, पहले आप ईज़ी प्राणायाम करना, ऑक्सीमीटर काउंट चेक करना, ऑक्सीमीटर काउंट आपको मिल जाएगा 30, 40, 50 भी हो सकता है। याद रखिएगा वो ऑक्सीमीटर काउंट बिगिनिंग में फ्लक्चुएट होगा, कभी 30 है तो फिर 25 हो जाएगा, फिर कभी 35 हो जाएगा, कभी 40 हो जाएगा। इट इज़ नेचुरल। बॉडी किसी भी चीज़ को अडैप्ट करने में टाइम लेती है, बट जब 6-7 महीने आप रेगुलर प्राणायाम करेंगे, इस तरीके से प्राणायाम करेंगे, पैटर्न ब्रीदिंग पैटर्न ठीक कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग सीख रहे हैं, नेज़ल चेक कर रहे हैं, बच्चे का स्ट्रोक कर रहे हैं, एयर सर्कुलेशन प्रॉपर कर रहे हैं, फिर बच्चे का स्ट्रोक करने का होल चेक कर रहे हैं, कैरोटिड बॉडी की मदद ले रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल, तो धीरे-धीरे आदत बन जाएगी, फिर आप देखेंगे वो स्टेबल हो जाएगा। फिर आपका जो ऑक्सीमीटर काउंट है वो 40 है तो 40 पे ही रहेगा। फिर धीरे-धीरे प्राणायाम से उसको पुश करना शुरू कीजिए। तो अगर हीट के बे बॉडी हीट डोमिनेटेड है तो कोल्ड के बेस पे जो प्राणायाम कर रहे हैं उनके थ्रू इसको बढ़ाइए। फिर जैसे-जैसे आपको लगे कि अब मेरी बॉडी तैयार हो रही है तो फिर बीच-बीच में थोड़ा एक टफ प्राणायाम ले लीजिए। उस टफ प्राणायाम को जैसे आप करेंगे देखिएगा ये वापस डाउन आ जाएगा। नथिंग टू वरी, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर वापस पुश अप होने लगेगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का लेवल आपको बैलेंस करना है। इतना ईज़ी नहीं होगा, टाइम लगेगा बट करते-करते हो जाएगा। ठीक है? तो फिर जब आप ऐसे ऑक्सीजन का लेवल अपनी बॉडी में चेक करेंगे, आपको अपना नेचुरल ऑक्सीमीटर मिल जाएगा, आपको नेचुरल बॉडी का जो मैकेनिज़्म है उसकी हेल्प से आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल चेक करने लग जाएँगे। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी ना तो हाइपो वेंटिलेशन में है, ना हाइपर वेंटिलेशन में है। मेरा ना तो सूर्य नाड़ी डोमिनेटेड है, ना तो चंद्र नाड़ी डोमिनेटेड है। मेरी डीप ब्रीथिंग भी अच्छे से हो रही है, मेरा ब्रीथिंग पैटर्न भी ठीक हो गया, मेरी एयर सर्कुलेशन भी प्रॉपर है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर है, मेरे हार्ट, लंग्स, रिब केज, मेरे इंटरकॉस्टल मसल, क्लेविकुलर मसल, मेरा डायफ्राम, मेरा पेट, मेरी बैक सब प्रॉपर तरीके से प्राणायाम को करने में हेल्प कर रहे हैं। तब जाके आपको प्राणायाम के फ़ायदे होंगे और प्राणायाम को आप समझ पाएँगे। और ये है पूरी साइंस प्राणायाम की। सबसे पहले आई रिपीट इट वन्स अगेन, प्राणायाम में करने से पहले आप अपने ब्रीथिंग पैटर्न को चेक कीजिए, फास्ट है तो स्लो करके मॉडरेट पे लाइए, स्लो है तो फास्ट करके मॉडरेट लेवल पे लाइए। मॉडरेट लेवल क्या है? 15, 16, 17। वो कैसे होगा? डीप ब्रीथिंग सीखिए। डीप ब्रीथिंग कैसे? पेट को फुलाना, चेस्ट को फुलाना, ब्रीथ इन, चेस्ट को खाली करना, पेट को खाली करना, ब्रीथ आउट। वैसे ही जैसे खाली बर्तन भरता है तो पहले नीचे से भरता है, फिर ऊपर की ओर भरता है, और बर्तन भरा हुआ बर्तन जब खाली होता है तो पहले ऊपर से खाली होता है, फिर नीचे खाली होता है। सेम तरीके से एयर को भरना है, एयर को आउट करना है। फिर आपको नेज़ल चेक करना है, जो नेज़ल एक्टिव है उसको बंद करके इनएक्टिव नेज़ल को अटेंशन दे रहा है। धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा कौन-सा नेज़ल आपका डोमिनेटिंग है, जो डोमिनेटिंग है उसको कम अटेंशन देके डोमिनेटेड को ज़्यादा अटेंशन देते हुए धीरे-धीरे प्राणायाम शुरू करने हैं, उनको रेगुलेट करना है। फिर भस्त्रिका का स्ट्रोक करके प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु और अपान वायु को बैलेंस करके व्यान वायु, एयर सर्कुलेशन को प्रॉपर करना है। एयर सर्कुलेशन प्रॉपर करने के बाद आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी प्राणायाम के लिए। प्राणायाम करने के बाद फिर वापस डीप ब्रीथिंग पे जाके भस्त्रिका स्ट्रोक करके होल्ड चेक करना है कैरोटिड बॉडी की मदद से। होल्ड चेक करके आपको मिलेगा आपका नेचुरल ऑक्सीमीटर काउंट। ऑक्सीमीटर काउंट जब आपको मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर प्राणायाम करने के बाद ऑक्सीमीटर काउंट नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है। नीचे आ रहा है तो इसका मतलब बॉडी उसके लिए अभी तैयार नहीं है। उसको लगातार अभ्यास करके तैयार करिए, धीरे-धीरे ऑक्सीमीटर हाई जाने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा आप सारे प्राणायाम करोगे और ऑक्सीमीटर या तो स्टेबल रहेगा या फिर ऊपर चला जाएगा। अब इन सब चीज़ में आपको ये भी ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा ताकत लगा के प्राणायाम करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑक्सीमीटर में सफोकेशन को चैलेंज करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल ज़बरदस्ती हाई जाएगा, बॉडी हाइपर वेंटिलेशन में चली जाएगी, फ़ायदे का नुकसान हो जाएगा। तो प्राणायाम में आपको एक चीज़ रखनी है, बहुत ही रिलैक्स एटीट्यूड, कोई फ़ोर्स नहीं करनी है, बहुत ताकत तो बिल्कुल लगानी ही नहीं है, बिल्कुल ताकत नहीं लगानी, बिल्कुल रिलैक्स करना है प्राणायाम। प्राणायाम में आपको पैसिव मोड में रहना है, ठीक है? अब आता है लास्ट पॉइंट, जब आपने ये सब चीज़ कर लिया, तो फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, इसके बिना प्राणायाम इनकम्प्लीट है, आता है शवआसन। प्राणायाम के बाद शवआसन करना बहुत, 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 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे, तो अगर आप इसको प्राणायाम करने से 100% फ़ायदे हो रहे होंगे, तो वो 60-50 तक चले जाएँगे, इतना नुकसान हो जाएगा आपका। तो प्राणायाम के बाद शवासन करेंगे, कैसे? मैं उसकी भी डिटेल बताता हूँ। तो आपने प्राणायाम किया, उसके बाद आप सीधे फ्लोर पे लेट जाइए, थोड़ी देर शरीर को छोड़ दीजिए, आइज़ क्लोज़ कीजिए,
3 चीज़ें आपको चेक करनी है शवासन में जाके। सबसे पहले आपको देखनी है अपनी हार्ट बीट। अगर हार्ट बीट फ़ास्ट है तो वेट करना है जब तक आपकी हार्ट बीट नॉर्मल ना हो जाए। फिर दूसरा आपको देखने हैं अपने लंग्स अगेन, उसके लिए डीप ब्रीथिंग कीजिए। इस बार आप सिर्फ़ चेस्ट को भरिए और चेस्ट के आस-पास देखिए कोई प्रेशर तो नहीं है। अगर आपको लगे प्रॉपर तरीके से इनहेलेशन, एक्सहेलेशन हो रहा है तो आपके लंग्स भी सेफ है। फिर आप अपनी स्पाइन को चेक कीजिए। ये हुआ सर्वाइकल का एरिया। फिर थोड़ा नीचे आइए, शोल्डर को मूव करके, चेस्ट को मूव करके थोरैसिक का एरिया। फिर कमर को शेक करके लंबर एंड सैक्रल एरिया। फिर थोड़ा हिप मसल को स्ट्रेच करके कॉक्सिक्स जो बेस है आपके स्पाइन का, उसका एरिया चेक कीजिए। फिर थोड़ा हाथ पैर चेक कर लीजिए, रैंडमली मूव करके, और पूरी बॉडी को थोड़ी देर छोड़ दीजिए शवासन। जब आपको लगे कि बॉडी बहुत अच्छे से नॉर्मल हो गई है, तो फिर आके आप बैठ जाएँगे, यहाँ पे आपका प्राणायाम का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। क्यों करेंगे शवासन? देखिए अभी जो मैं बैठा हूँ मेरी स्पाइन वर्टिकल है। तो जब हमारी स्पाइन वर्टिकल होती है तो हम सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में होते हैं। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ज़ोन क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको। हार्ट बीट ज़्यादा रहती है, बॉडी एक्टिव मोड में रहती है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, ब्रीथिंग थोड़ा फ़ास्ट रहती है। तो जब हम लेटते हैं तो हमारी जो स्पाइन है वो ज़ीरो ग्रेविटी में चली जाती है, जब हम हॉरिज़ॉन्टल, तो शवासन में जब हम लेटते हैं तो हमने अपनी स्पाइन को पैरेलल कर दिया है। इसको ज़ीरो ग्रेविटी ज़ोन बोलते हैं, इसको मिनिमल ग्रेविटी ज़ोन बोलते हैं, इसको स्पाइन पोजीशन बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जब आपकी स्पाइन ऐसे पैरेलल कर दें तो स्पाइन पे वर्टिब्रेस पे जो भी प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। फिर जब वो प्रेशर रिलीज़ हो जाता है तो थोड़ा और सेव करने के लिए आप अपने हार्ट बीट को चेक कर लीजिए, ब्रीथिंग को चेक कर लीजिए, और इस तरीके से आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में जाके बॉडी को और अच्छे तरीके से पैसिव मोड पे लाते हैं, कूल डाउन करते हैं। तो हमने जिस तरीके से प्राणायाम शुरू किया, तो हमने वार्म अप किया, हमने ब्रीथिंग पैटर्न चेक किया, डीप ब्रीथिंग किया, फिर नेज़ल चेक किया, फिर नेज़ल चेक करने के बाद वायु को रेगुलेट किया, फिर प्राणायाम किया, फिर प्राणायाम करने के बाद वापस डीप ब्रीथिंग किया, फिर भस्त्रिका स्ट्रोक किया, फिर हमने अपना ऑक्सीमीटर काउंट किया, फिर ऑक्सीमीटर काउंट करने के बाद हमने वापस 3 टाइम्स डीप ब्रीथिंग ब्रीथ आउट करके अपनी बॉडी को सेव किया, फिर शवासन किया। तो सिस्टमैटिक तरीके से वार्म अप किया, सिस्टमैटिक तरीके से कूल डाउन किया। तो जब आप ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से ब्रीथ इन ब्रीथ बॉडी को वार्म अप करेंगे एंड कूल डाउन करेंगे तो बॉडी में डैमेज होने की जो चांसेस है वो ज़ीरो हो जाते हैं। और शवासन क्या करता है, आपकी बॉडी को शिथिलावस्था में ले जाता है। शिथिलावस्था मतलब पैसिव मोड में, पैसिव मोड मतलब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में, जहाँ पे बॉडी अपने को फीड एंड ब्रीथ करती है, हील करती है। और जब ये सब चीज़ें हो जाएँ, तो आप बैठ के वाइंड अप कर दीजिए। तो ये था कंप्लीट साइंस बिहाइंड प्रिपरेशन फॉर प्राणायाम। तो इस तरीके से शरीर को प्रिपेयर कीजिए, और फिर जब आपका शरीर तैयार हो जाता है, आपको खुद पता चल जाएगा रेगुलर प्रैक्टिस से, फिर प्राणायाम शुरू कीजिए। आने वाली वीडियोज़ में जब मैं आप लोग को बताऊँगा कैसे-कैसे आपको प्राणायाम चूज़ करने हैं, तो फिर आप धीरे-धीरे अपने प्राणायाम चूज़ करना शुरू कीजिएगा। पहले ईज़ी प्राणायाम से शुरू कीजिए, फिर एडवांस प्राणायाम्स को अप्रोच कीजिए, और इस तरीके से ज़्यादा फ़ायदे लीजिए योगा से। धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जो है प्रदीप योगा विद प्रदीप सिंह इन इंग्लिश। अगर आप लोग इंग्लिश में वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, तो आप मेरे उस चैनल को भी चेक कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है योगा विद प्रदीप सिंह इन इंग्लिश। ओके, धन्यवाद।